जब था कि खुद सुनते हुए मुझसे दास्तान हुए। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर श्याम जी से कि वे अपनी दास्तान खुद बयां करें और हमें बताएं जो चीज़ें कही गई हैं वे कहाँ तक सच है और कहाँ तक सच हो सकती है। डॉक्टर श्याम बजाज साहब, और इस पुस्तक पर इतने सुंदर विवेचन करने वाले डॉक्टर विवेक नीलम रानी जी, प्रयास से आज सब हम यहाँ बैठे, मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। आप तीनों की तो कहानियाँ पढ़ पढ़ कर के हमने लिखना सीखा, इसलिए मैं क्या कहूँ, क्योंकि बहुत पहले से जब आप तीनों लोग थे कमलेश्वर, तब से मैंने पढ़ना शुरू किया। उससे पहले तो चंद्रकांता और जासूसी दुनिया पढ़ता रहा, कहानी में जिक्र भी आया है। मैं एक कस्बे में जिज्ञासा, उससे पहले ईरान और लंदन में भी मैंने यानी कि नौकरी की वहाँ की। यहाँ मैंने अपना नर्सिंग होम चलाया। वहाँ उस कस्बे में मैं अपने पिता की जमीन बेचने गया, छुट्टी लेकर वापस आया। जमीन तो बिकी नहीं, लेकिन मैं बिक गया वहाँ उस कस्बे। वहाँ के जो अनगढ़ लोग थे, वहाँ मैं पहला क्वालिफाइड डॉक्टर था। मेरे मित्रों ने बहुत कहा कि मूर्ख है, तू यहाँ बैठ रहा है, बैठना है दिल्ली बैठ गया, इतना पढ़ा लिखा। लेकिन मुझे नहीं लगा, तो मुझे उनकी ज़रूरत महसूस हुई। उससे ज़्यादा जो मैंने अपने समर्पण में लिखा कि मेरे क्लिनिक में बैठकर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी अस्पताल में बैठे। मेरे मरीज कोई मेरा भाई है, कोई मेरा ताऊ है, कोई बेटा है, यानी सब अपने दुख दर्द, और ईमानदारी से बताता हूँ कि ये कहानियाँ सच्ची कहानी, सिर्फ एक कहानी को छोड़कर अंग्रेज लिया, और वो सब कहानियाँ मेरी झोली में डाली। अब मुझे जो लिखना आता था, जिस तरीके से मैंने सुना, इसलिए वो मैंने मैं के हिसाब से लिखी, कि मुझे लिखने की कोई ट्रेनिंग नहीं, पढ़ने की सिर्फ रही। साहित्य मैंने यानी भाषा 8वीं तक पढ़ी, पंजाबी, हिंदी और संस्कृत। अंग्रेजी उसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में पढ़नी पड़ी, तो जो कुछ भी पढ़ा अंग्रेजी में पढ़ा, लेकिन साहित्य मैं आज तक पढ़ता रहा हूँ, पाठक। और इसीलिए यहाँ निदेशक पद पर आने के बाद मैंने पहली बार किसी भी अकादमी ने जो नहीं किया, पाठक पुरस्कार आरंभ किया, एक नेशनल लेवल पर और एक हरियाणा लेवल पर। उसमें पाठक को 10 पुस्तकों की साइनोप्सिस और 25 खत जो उसने लेखक को लिखे होंगे उसकी फोटोकॉपी भेजनी पड़ेगी, तो उन्हें 21 हज़ार के पुरस्कार दिए जाएंगे। क्योंकि मुझे लगा कि पाठक बहुत जरूरी है। दूसरा काम जो अभी 3 वक्ताओं ने कहा कि मैं अपना नर्सिंग होम छोड़ के आया और वो आरंभ किया, उसका मुझे लगा कि मेरी पीढ़ी दोषी है बच्चों को कैरियरवादी बनाने। हम तो बुआ के यहाँ गए, दादा के यहाँ, नानी के यहाँ गए, लोक कथाएँ सुनी। मैंने लोक कथाएँ बहुत सुनी, राजस्थान में पढ़ा, उन लोक कथाओं से ही कथा रस में रुचि हुई। लेकिन हमने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, तो मुझे लगा कि जो हमारी पीढ़ी ने गलती की है उसको सुधारा जाए, और मैंने ये निदेशक पद संभाला। मैं स्कूलों में लोक कथाओं का वाचन पहले तो करवाता हूँ, उसके बाद गायन करवाता हूँ, उसके बाद कहानी की वर्कशॉप जो है वो कॉलेज में लगाता हूँ और जेलों में लगाता हूँ, क्योंकि वहाँ भटके हुए इतने युवा हैं। कई जैसे भौंसी जेल है, उसमें लगभग 2500 अंडर ट्रायल थे और सब के सब 25 साल से नीचे, तो बड़ी भयावह स्थिति। जहाँ तक कहानियों की बात है, जो अल्पना मिश्र जी ने बात कही, मैं उसी को पढ़ना चाहूँगा जो आमुख मैंने लिखा है कि मैंने कहानियाँ लिखना कैसे आया। आप तो इसे कहानी ही मान लेंगे, क्योंकि आपने ये किताब कहानी पढ़ने के लिए ही तो खरीदी। इस तरह आप अपना वक्त काट लेते हैं, सफ़र काट लेते हैं। नींद ना आने पर भी आपको कहानी की आवश्यकता होती है। कहानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना सुख दुख पढ़ लेते हैं, और जो आप नहीं कर सकते वो कर भी लेते हैं। मसलन आप प्यार करते हैं या करते थे, आपकी बड़ी इच्छा थी
कि आप अपनी पसंदीदा लड़की के साथ घर बसाएं, लेकिन समाज आड़े आए। कहता है आपको चाहिए था कि उस लड़की को लेकर भाग जाते। आपकी दिली तमन्ना भी उस वक्त कुछ ऐसी थी, पर आप कायर थे, क्योंकि उस वक्त प्राप्त सुविधाएं और जैसा तैसा जो भी स्थान आपका, आपके परिवार का, जात बिरादरी या समाज में था, आप उसे छोड़ नहीं पाए। अब आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं जिसमें नायक नायिका के साथ कुछ ऐसा ही हुआ हो, यानी उसने भी प्यार किया हो और वह भी आपकी तरह कायर हो। प्यार किसी से, ब्याह किसी से और से करके कोल्हू के बैल की तरह जुता हो बीवी बच्चों की परवरिश में। या फिर उस कहानी को भी आप सहन कर लेंगे जिसमें नायक नायिका के साथ भाग तो गया, परंतु आगे चलकर उनकी दुर्दशा हुई। यानी लड़की कोर्ट कचहरी के बाद वापस माँ बाप के पास आ गई, या फिर दोनों भुखमरी सहते सहते एक दूसरे को कोसते कोसते बुढ़ा गए। लेकिन कहानी के कई और अंत भी हो सकते हैं जो शायद आपको सहन हो। मसलन लड़का लड़की भाग गए, समाज व दुनिया को ठेंगा दिखाकर बड़े आराम से जिंदगी काटने। उनका प्यार शादी के बाद ही पहले जैसा निभाया, माँ के हाथ के बुने स्वेटर जैसा निभाया। ऐसे में आप खुद को ठगा महसूस करें, यानी जिंदगी ने आपको ठगा, समाज ने आपको ठगा, उस लड़की ने भी आपको ठगा जो आधी रात लोक लाज माँ बाप को छोड़कर आपके पास आई और आपने जब भाग चलने से इनकार कर दिया था तो चुपचाप अपने घर जाकर सो गई। फिर माँ बाप द्वारा पसंद किए गए अपनी जाति व हैसियत के बंदे की पत्नी बनकर दूसरे शहर में रह रही है, और वो जब भी शहर में आती है तो उसका भरा भरा बदन आपकी यादों के जख्म को कुरेद जाता है और आप जमाने को बेवफाई की दुहाई देंगे। और तो और ऐसे सुखद अंत की कहानी लिखने वाले लेखक ने भी आपको ठगा, आपके सोए अरमानों को ठेस लगाई। उसको क्या हक था ऐसी कहानी लिखता? अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वह ऊपर लिखित कहानियों में से भी हो सकता और अलग भी। यह आपकी मर्जी है कि आप इसे पढ़ें या न पढ़ें, क्योंकि अगर आपको कहानी पढ़कर कोई ठेस पहुंची तो उसकी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मैं पहले ही मुकर रहा हूं। कहानी के आरंभ में लिखना मेरे लिए लाला, क्योंकि मैं खुद ऐसे हादसे से गुजर चुका हूं और अपने दोस्तों को भी मैंने कथाकारों को कोसते गाली देते सुना। एक आदमी तो गुस्से में आकर किताब ही दीवार पर टेक मारी। तो हुजूर आप अपने रिस्क पर मेरी कहानियां पढ़ें। कहानी मेरी अपनी है, मैं जानबूझकर ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं भी कहूंगा तो आप ऐसा ही मानेंगे। और आप ही क्यों, मेरी पत्नी, बेटे, बेटी, यार, दोस्त, रिश्तेदार सब इसे मेरी कहानी माने। हालांकि कहानी मेरी सिर्फ इतनी है कि इस कहानी के पात्रों की जुबानी मैंने सुनी है, यानी किसी एक पात्र की जुबानी, पर मैं इसे अपनी कहानी कहकर और इसी शैली में लिख रहा हूं, क्योंकि दूसरी शैली मुझे नहीं आती। कहानी की खास अजीब नहीं है। हाँ, कहीं कहीं आप घिनौनी कहेंगे, जैसा कि आमतौर पर लोग ब्लू फिल्म देखकर एंजॉय करते और बाद में शराफत का लबादा उड़कर कहते हैं। मैं एक अफसर कहानी शुरू करता हूँ। मैं एक अफसर हूँ, शुरुआत रोमांटिक है। चलिए मैं से रोमांस निकाल देता हूँ। मैं एक शादीशुदा बाल बच्चेदार, यही 40-45 के करीब उम्र का, बालों की सफेदी को रंग कर थोड़ी बहुत डाइटिंग तथा कसरत के बल पर अपने आप को जवान मानता रहता। कुछ चमचे किस्म के लोग जो अक्सर अफसरों को हर शहर में मुहैया हो जाते हैं, सर लगता नहीं आप इतने सीनियर हैं, कहकर मेरे अहम की पुष्टि करते हैं। मेरा आपसे एक वायदा हुआ था कहानी का, तो पूरा करना पड़ेगा। अब तो चाहे सचमुच मुझे अपनी कहानी कहनी पड़े। वैसे भी हर लेखक आमतौर पर अपनी ही कहानी कहता है।
अपनी कहानी से मतलब हरगिज न निकाले कि वह कहानी का नायक होगा या नायिका होगा। वह कहानी का कोई भी पात्र हो सकता है। कई बार तो वो कहानी के सेट पर रखी कोई बेजान कुर्सी, मेज, दीपक या पीकदान तक हो सकता है, क्योंकि लेखक ही एक ऐसी अजीब शय है जो अंग्रेजी की कहावत स्क्वायर पेग इन राउंड होल पर खरा उतरता है। लेखक गिरगिट की तरह रंग बदलता है, विदूषक की तरह चोले और नर्तकी की तरह मुद्राएं भी बदलनी पड़ती हैं लेखक, परंतु फिर भी कहानी या रचना प्रमुख रहती है और लेखक दोनों। लेखक हर किसी की खुशी व दुख दर्द को महसूसता है, जख्म खाता है, रिश्ता है, ऊपर से निर्विकार दिखने का प्रयास करता है। वह जितना निर्विकार, जैसा अपना मिश्र जी ने भी पढ़ा है, निर्विकार दिखने में सफल होता है, उतना ही सफल लेखक बन सकता है। वैसे निर्विकार होना इतना सरल नहीं है जितनी सरलता से मैंने इसके बारे में लिखा और आपने पढ़ भी लिया। इस निर्विकारिता को प्राप्त करने के लिए लेखक को स्वयं को खोना पड़ता है, और स्वयं को खोना कितना दुखदायी होता है ये जानना समझना तो बड़ा कठिन है। क्यों? अगर आपने स्वयं को खोने की कोशिश नहीं की है तो इसलिए कि स्वयं को खोने के लिए पहले स्वयं को तलाशना पड़ता है, और स्वयं की तलाश एक लंबी, उबाऊ और संभवतः अंतहीन सुरंग है, जिसमें अथाह अंधेरा है। दरवाजे पर खटखट होती, कौन आ गया? लगता है आज भी कहानी का वायदा सिर्फ वायदा रह जाएगा, पर मायूस न हो सकता है कोई कहानी दरवाजा खटखटा रही। कहानी अक्सर मेरा दरवाजा यूं ही खटखटाती रहती है। आप जरा रुकिए, मैं देखता। मित्रों, ये भूमिका मैंने 29 अप्रैल 1992 को लिखी, और तब तक मैंने कोई कहानी लिखी नहीं थी। मैं कहानी लिखने की सोच रहा था, और मैं वाकई डरता था कि मैं कहानियां लिखूंगा तो जैसे आज विवेक भाई ने और उन्होंने भेड़ा कि मैं ऐसे ही भेड़ा जाऊंगा, तो इसलिए मैं डरता भी रहा कि मैं लिखूं